बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का यूनिट नंबर 9 का चैप्टर 11 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के साथ साथ और क्या डिस्कस करेंगे या फिर आपको और क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यानी कि विद आंसर। दूसरा, सीबीएसई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन और सेल्फ असाइनमेंट मिलेंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड जो कि नीट के क्वेश्चंस पे ही डिपेंड होंगे। उसके साथ टिप्स ऑन नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, डायग्राम्स होंगे इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में भी और नीट में भी पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको उसमें जानने के लिए मिलेंगे। तो अगर कहें शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे तो ये इन सभी की पीडीएफ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अब ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब तक आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ा, प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से जाना, एनिमल्स के बारे में अच्छे से जाना, वायरस बैक्टीरियाज इन सबको अच्छे से पढ़ा। तो ये इनसे रिलेटेड जितनी भी टर्म है ये नोन है आपके लिए। लेकिन ये एक नया टर्म आया है बायोटेक्नोलॉजी जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स लिविंग और टेक्नोलॉजी मीन्स नए नए टेक्निक्स का यूज करके हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंज लाते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन से समझें तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। बिल्कुल डिक्टो आपकी एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन ये ही दी हुई है। तो ये क्या कहती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स का यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिससे पूरी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बनती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने ह्यूमन यूजफुलनेस के लिए। अब ह्यूमन के लिए कहाँ कहाँ यूज हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी घर से लेके इंडस्ट्रीज लेवल तक हर जगह यूज होती है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तक यूज होती है। अब कैसे, घर में हम दही बनाते हैं, कर्ड, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है। वैक्सीन बनती है बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। एंटीबॉडीज बनती हैं किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बहुत सारी ऐसी डिसीज होती हैं जो कि जीन्स की वजह से होती हैं, डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी ने एक नया ही मेथड निकाला है जीन थेरेपी जिसकी मदद से हम बहुत सारी डिसीज को क्योर कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ जीन। इनविट्रो बेबी सुना होगा यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं, ये भी किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या जितने भी प्रोसेस है, इनविट्रो से क्या मतलब है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है। तो इसी को अगर हम टेस्ट ट्यूब में कराएं यानी कि आउटसाइड द ह्यूमन फीमेल, इसी को हम बोलते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये भी किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन आया है किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि इम्यूनोलॉजी में कैसे आया है, जीन थेरेपी मॉडिफाई किया है। डायग्नोस जो होती है डिसीज ये किसमें, इम्यूनोलॉजी में। मॉलिक्यूलर लेवल पे जितना भी करेक्शन होता है यानी कि डीएनए में करेक्शन हो, आरएनए में करेक्शन कराना हो, ये सब किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब इसकी ज्यादा कहानी पढ़ेंगे कि किस किस में यूज होता है तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस जानने के लिए कि घर से लेके
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बात, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हम बेवरेजेस बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे कि बियर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई भी एनिमल है, उसके डीएनए के अंदर हमें अपना डिजायर्ड कोई कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कराना है। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी एनिमल है, उसका हेयर का कलर हमें चेंज करना है, उसके आई का कलर चेंज करना है हमें, और ये सिर्फ इन्हीं तक नहीं रहेगी जिस एनिमल में कर रहे हैं, इस एनिमल के नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी प्रोड्यूस होंगी सभी में ये कैरेक्टरिस्टिक शो होनी चाहिए। तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है। अब ये जो चेंज कराते हैं हम एनिमल में, तो जिस एनिमल में हम चेंज कराते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ये सिर्फ हम एनिमल्स में ही नहीं करा सकते, ये हम प्लांट में भी करा सकते हैं। और जिस प्लांट में हम डीएनए या जीन्स का मैनिपुलेशन कराते हैं उन प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। चैप्टर 11 में तुम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ये पढ़ोगे। अब ये जितनी भी चेंजेस हुए हैं, ये चेंज हम करते हैं, ये कैसे कैसे करते हैं, ये सब पढ़ोगे, यानी कि प्रोसेस पढ़ोगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ईएफबी के रेफरेंस में देखें, यानी कि ईएफबी स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इन्होंने अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन दी थी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डेफिनेशन, लेकिन नीट या एम्स में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। तो क्या डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या प्रिंसिपल है कि डीएनए में ऑल्टर करना, यानी कि चेंज करना। ऑल्टर करने के बाद, यानी कि जो भी अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक डालनी है डीएनए में, उसके करने के बाद उसको फिर होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना। होस्ट यानी कि होस्ट किसको बोलेंगे, जिसके ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें वो कैरेक्टरिस्टिक शो करवानी है, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक डालनी है, उसको हम बोलते हैं होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर करेंगे तो होस्ट सेल होगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर शो हो रहा है तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ये कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि डीएनए को ऑल्टर करके उसको फिर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना, ये कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक यानी कि जीन्स, डीएनए हो या आरएनए हो ये, और इंजीनियरिंग यानी कि कोई भी चेंज करके, मैनिपुलेशन करके। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अब हमने ये डाल दिया होस्ट सेल में, तो अब ये थोड़ी हमारा काम पूरा हो गया, अब उसको मेंटेन करना, जो कंडीशन उसको चाहिए वो प्रोवाइड कराना, स्टेराइल कंडीशन देना। स्टेराइल यानी कि माइक्रोबियल फ्री कंडीशन देना, यानी कि कोई कॉन्टामिनेशन ना हो, वो कंडीशन प्रोवाइड करना। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का। तो इन्हीं 2 प्रिंसिपल के बेस पे पूरी बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए को ऑल्टर करके होस्ट सेल में डालना ताकि कैरेक्टरिस्टिक वो शो हो सके। उसके बाद मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड कराना, मेंटेन करना, और ये देखना कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डाला है डीएनए के अंदर, जो डीएनए में ऑल्टरेशन हमने की है वो अच्छे से ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, यही तो है मेंटेनेंस। तो ये दोनों प्रिंसिपल कंपलसरी है किसी भी बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी काम प्रोसेस करने के लिए। अभी पता है नहीं आया होगा समझ में, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हम अब बायोटेक्नोलॉजी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है। डायबिटीज कब होगी, जब इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ से बनता है, पैनक्रियाज से बनता है। तो पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रेजेंट होता है, अगर उसका बनना बंद हो जाएगा तो डायबिटीज शुरू हो जाएगी। तो अब इसको ही ओवरकम करने के लिए, हालांकि दवाइयां भी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं डायबिटीज को लेके, लेकिन अगर हम इसको जड़ से ही खत्म कर दें, यानी कि इंसुलिन जो बन नहीं रहा है ह्यूमन जीन के अंदर, उसका ही हम प्रोडक्शन शुरू कर दें तो अच्छा होगा। तो हमारे
हमारे डिजायर्ड जीन क्या है, इंसुलिन जीन। तो इंसुलिन जीन को पहले हम आइसोलेट करेंगे। तो ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होगी इंसुलिन जीन, यानी कि ह्यूमन जीन के अंदर प्रेजेंट होगी, ह्यूमन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी। तो लीजिए इस जेनेटिक मटेरियल में ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो जीन है, ये कैरी करता है इंसुलिन जीन। तो हम इसको पहले बाहर निकालेंगे। ये होगी हमारी डिजायर्ड जीन, यानी कि इंसुलिन जीन। अब उसके बाद ये पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे वेक्टर में। अब ये वेक्टर क्या है, तो वेक्टर प्लाज्मिड होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है प्लाज्मिड। तो इसमें ये क्रोमोसोम जो होगा सर्कुलर में हो या लीनियर हो, कैसा भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जरूरत है इस प्लाज्मिड की, इस प्लाज्मिड की। तो हम इस बैक्टीरिया में से इस प्लाज्मिड को निकाल लेंगे, प्लाज्मिड को निकालेंगे, यानी कि ये। ठीक, तो ये हो गया प्लाज्मिड, ये हो गया हमारे डिजायर्ड जीन। तो पहले हम इस डिजायर्ड जीन को इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको यहां से कहीं से काटना पड़ेगा। तो काट के इसको हम यहां पर इंट्रोड्यूस करा देंगे, यानी कि लाइगेट करा देंगे, चिपका देंगे एक तरीके से हम बोले तो। अब ये हमने वेक्टर में अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उसके बाद ये जो डीएनए बना, क्योंकि भाई ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, तो ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। काफी इंपॉर्टेंट है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इकोलाई, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हमने होस्ट क्या लिया है, इकोलाई। ठीक है, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, हमने ये होस्ट एज ए होस्ट लिया है। तो हम इसको इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब इस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा, अब ये जो इंसुलिन जीन है, इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में होगा। होस्ट सेल में डालने के बाद ही काफी सारे इंसुलिन के जीन प्रोड्यूस कर लेगा। उसके बाद हम इनको निकाल कर एज ए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और ये जो इंसुलिन जीन प्रोड्यूस हुई है, इसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, यानी कि जीन का बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी बनना, इसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अभी हमने देखा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया, वेक्टर और डिजायर्ड जीन को जोड़ के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी है, तो ये चीज हम पहले पढ़ेंगे। तो क्या क्या टूल्स हमें जरूरत पड़े रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, अब हमने ये जो वेक्टर है और डिजायर्ड जीन है, ये हमने आइसोलेट किया है, निकाला है। तो काट के ही तो निकाला होगा, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को हमने काटा होगा, तभी तो ये इंसर्ट किया हमने। डिजायर्ड जीन हमने इसमें से निकाली, काट के ही तो निकाल ली होगी। अभी हमने कैसे काटा होगा, अब कोई सीजर या कैंची तो होगी नहीं। जैसे हम सीजर से कपड़े काट के निकाल लेते हैं कि जितना कपड़ा चाहिए हमें उतना ही हम काट लेंगे। तो इसमें हम सीजर से या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से तो काटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है, स्पेशल सीजर होती है जिससे हम काटते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होती है जो डीएनए मॉलिक्यूल को काटने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब दूसरी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से आपको समझ में आएगी इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या है, अब हमने इसको डीएनए को तोड़ा, वेक्टर डीएनए को, और जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसको हमने इसको कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काट दिया। अब इसको हम जब इंसर्ट करेंगे
तो चिपकाने के लिए ग्लू की जरूरत पड़ेगी हमें, ग्लू से ही तो चिपकाते हैं हम। तो वो ग्लू का काम कौन करेगी, वो ग्लू का काम करेगी लाइगेज एंजाइम। अब उसके बाद हम बात करते हैं होस्ट। अब हमने डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, तो इसको हम किसी होस्ट में भी डालेंगे, वो मल्टीप्लाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। वो कहाँ करेगा, जब हम होस्ट सेल में डालेंगे तभी तो वो दिखाएगा। ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं और होस्ट सेल भी कह सकते हैं। पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। Restriction enzymes serve as chemical knives to cut the genes or DNA into defined fragment. तो इसको हम बोलते हैं restriction enzyme। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ये तो हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ऐसा तो है नहीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं से भी कट कर देगा, ऐसा नहीं होता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी स्पेसिफिक जगह पर ही कट करता है, और वो स्पेसिफिक जगह कौन सी होती है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, जिसका मतलब सेम ही बने, यानी कि बिल्कुल सेम हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मलयालम एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है MALAYALAM। अब इसको यहां से पढ़ना जरा, क्या बनेगा MALAYALAM मलयालम। अब इसको इधर से पढ़ो जरा MALAYALAM मलयालम। तो ये है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आया समझ में क्या होता है कि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, उसका मतलब सेम ही निकल के आता है। तो कुछ ऐसा ही सीक्वेंस हमें डीएनए में देखना होता है कि डीएनए सीक्वेंस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनना चाहिए। अब वो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अपने अलग अलग बेस पेयर्स होते हैं कि वो कितने बेस पेयर्स पे वो कट करते हैं। तो अब जैसे कि ये तो नॉर्मल हमने इंग्लिश का कोई वर्ड ले लिया, उससे पैलिंड्रोम का मतलब समझ लिया। अब डीएनए में कैसे होगा, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, ये तो हमें पता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इस डीएनए सीक्वेंस पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कहाँ काटेगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस में। अब मान लीजिए इस सीक्वेंस में हमें दिखा GAATTC, यानी कि G फॉर ग्वालिन, एडिनिन, T फॉर थायमिन एंड C फॉर साइटोसिन। 5 to 3 प्राइम पे हम इसको ये पढ़ रहे हैं। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होंगे, G ग्वानिन किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ। एडिनिन किसके साथ बाइंड करता है, थायमिन के साथ। एडिनिन किसके साथ बाइंड करेगा, दोबारा से थायमिन के साथ। थायमिन किसके साथ बाइंड करेगा, एडिनिन के साथ। और थायमिन दोबारा से किसके साथ बाइंड करेगा, एडिनिन के साथ। और साइटोसिन बाइंड करेगा ग्वानिन के साथ। अब देखो जरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर से पढ़ना, क्या बन रहा है, GATTC घटक। अब इधर से पढ़ो जरा, इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GATTC घटक। तो ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसको उस पे कट करेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द 2 strands when orientation of reading is kept same। मैं इसलिए इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड में नॉर्मली पूछ ली जाती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, कोई एक एग्जांपल के साथ समझाइए। तो एक एग्जांपल के साथ हमने ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया। तो अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है 2 तरीके का होता है। 2 तरीके से मतलब एक जो बीच में से काटे डीएनए को, एक जो साइड से काटे डीएनए को। तो 2 तरीके का होता है। जो बीच में से काटेगा डीएनए को उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडो मीन्स जो बीच में से काटे, और जो साइड से काटेगा, बाहर की तरफ से काटेगा, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस।
तो ये होते हैं दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो बीच में से काटे, एंडोन्यूक्लियस जो साइड में से काटे, बाहर से काटे, एक्सोन्यूक्लियस। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी मर्जी है वो बीच में से काटे या साइड से काटे, नहीं, सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ बीच में से काटते हैं और कुछ साइड से काटते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, एंजाइम के नाम दिए हुए हैं आपको, माइक्रोबियल ओरिजिन यानी कि ये एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किए हैं ये दिया हुआ है, और इनकी रिकॉग्निशन साइट भी आपको दी हुई है, इसको अच्छे से आप देख लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और नीट के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनके नेमिंग किस तरीके से की गई है, यानी कि इनके नेम कैसे रखे गए हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, EcoR1। तो अब इसका नाम कैसे रखा गया है ये हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला लेटर होता है ये इंडिकेट करता है कहां से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है लिया गया है, उसके जीनस को। तो ई कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम इसको, फर्स्ट लेटर जीनस को इंडिकेट करता है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। जैसे अब जो नेक्स्ट टू लेटर है ये रिप्रेजेंट करते हैं इसके स्पीशीज, स्पीशीज यानी कि कॉलाई, जीनस क्या हो गया ये, और कॉलाई यानी कि जो शुरू के दो लेटर हैं इको। अब आर, आर होता है जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया के, यानी कि जिस प्रोकैरियोटिक सेल से ये लिया है उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेन दो ही होते हैं, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, तो आर यानी कि रफ स्ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है। ये जो 1 यानी कि रोमन नंबर में जो 1 लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड। तो इसी तरीके से हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर या नेमिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें वेक्टर डीएनए की जरूरत पड़ेगी और किसकी, फॉरेन डीएनए की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो बेस पेयर से बने हुए होते हैं, इसी तरीके से तो होते हैं, ये बेस पेयर से बने हुए, ग्वानिन एडेनिन के, सॉरी ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड अप करेगा, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ऐसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काटने के लिए डीएनए सीक्वेंस को अगर वो काटेगा तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि उसका सीक्वेंस कहाँ है, उसको कहाँ काटना है, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसमें देखिए घटक GAATTC GAATTC, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ लीजिए, सेम ही होगा, ठीक। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा यहां से और यहां से कट करेगा। देखिए ये बीच में से कट कर रहा है, एंड से कट नहीं कर रहा। तो ये कौन सा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ऐसे ही फॉरेन डीएनए में भी सेम सीक्वेंस पे कट करेगा, तो ये भी एंडोन्यूक्लियेज है, अंदर से कट कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले कट करेगा। उसके बाद EcoR1, जैसे कि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या लिया गया है, EcoR1। EcoR1 जब इसको कट कर देगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि ये सीक्वेंस और इसका ये सीक्वेंस। अब ये क्योंकि स्टिकी एंड हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक। तो अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, किस एंजाइम की मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से। बताया था टूल्स में कि लाइगेज एंजाइम एज ए ग्लू वर्क करता है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरीके से बन जाता है। पहले रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करेगा EcoR1, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, उसके बाद उसको कट करेगा, कट करने के बाद उसको लाइगेज एंजाइम की हेल्प से कंबाइन कर दिया जाता है। देखिए इसके सीक्वेंस नहीं बिगड़े, एडेनिन के साथ थाइमिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन। तो इसीलिए जरूरी होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज
अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करे ताकि जो सीक्वेंस है वो बिगड़े ना। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट पॉइंट रह गया है सिर्फ इसका कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसके जो एंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला ब्लंट एंड और दूसरा स्टिकी एंड। दोनों में क्या फर्क है कि ब्लंट एंड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए डीएनए है, डीएनए को अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरीके से कट करता है तो जो इसकी एंड बनेंगी कुछ इस तरीके की बनेंगी, ठीक है ना। अगर इस तरीके से कट करता है तो ये है ब्लंट एंड। ऐसे ही फॉरेन में करेगा और ऐसे ही वेक्टर में करेगा, यानी कि फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में करेगा। तो इनको लाइगेट अगर करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट होती है। जबकि जो स्टिकी एंड होंगे, स्टिकी एंड में क्या होगा कि मान लीजिए फॉरेन डीएनए है, इसको यहां से करा कट, एक यहां से करा कट। ऐसे ही वेक्टर डीएनए, इसको एक यहां से किया कट और एक यहां से किया कट। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके के एंड क्रिएट होंगे, तो ये आसानी से बाइंड अप हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड आसानी से लाइगेट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू ब्लंट एंड। सबसे पहले जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना था वो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना था हिंड सेकंड। तो हिंड सेकंड को देखा गया एज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कर रहा है। देखा गया कि जो हिंड सेकंड है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट कर रहा है, 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस पे हिंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट कर रहा है। ये एज ए एमसीक्यू या वन वर्ड पूछा गया है बोर्ड में भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये पूछा गया है, जैसे कि नीट है या एम्स है वगैरह वगैरह, सब में पूछा गया है। तो ये चीज याद रखनी जरूरी है कि सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना था वो एंडोन्यूक्लियस था और कौन सा था, हिंड सेकंड था। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइगेज एंजाइम के बारे में, यानी कि दूसरा टूल है जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में यूज करते हैं, और इसके बारे में जानेंगे। वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। और क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक टेक्निक होती है इसमें कि हम अलग अलग साइज के डीएनए को सेपरेट आउट करते हैं। और क्या पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। और आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे पीडीएफ में, नीट के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या सेल्फ असेसमेंट हो, वो सभी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको इस चैप्टर की मेरी तीनों वीडियो अच्छे से डिटेल में देखनी होंगी।